हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम डोज। इस सीरीज में हम आपके साथ केवल उन करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अभी अक्टूबर में यूपीपीएससी और यूपीएससी दोनों एग्जाम्स हो रहे हैं, तो हमारी ये इनिशिएटिव आपको काफी फायदा पहुंचाने वाली है। आइए हम एक नजर डालते हैं अपने पहले टॉपिक पर। जो हमारा पहला टॉपिक है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 अभी जारी हुई है और इसमें जो आईआईटी गुवाहाटी है उसको रिसर्च एसोसिएशन पर फैकल्टी की श्रेणी में 41वें स्थान पर रखा गया है। अगर हम बात करें इस 2022 के रैंकिंग की, तो इसमें आईआईटी गुवाहाटी ने अपनी रैंकिंग में शानदार सुधार किया और वैश्विक स्तर पर 395वां रैंक हासिल किया है। पिछली बार जो गुवाहाटी आईआईटी है उसकी जो रैंकिंग थी वो 470 थी, लेकिन इस बार इसकी रैंकिंग 395 पर हो गई है। आईआईटी गुवाहाटी ने का जो स्कोर रहा है वो 94.8 है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक किन आधारों पर यह तय करती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कैसी है, कितनी अच्छी है, तो इसके लिए जो 6 अलग अलग मानक अपनाए जाते हैं वो है शैक्षणिक प्रतिष्ठा की, जो इंस्टीट्यूट है उसकी प्रतिष्ठा कैसी है, नियोक्ता की प्रतिष्ठा कैसी है, संकाय छात्र अनुपात कैसा है, प्रति संकाय प्रशस्ति पत्र कैसा है, अंतरराष्ट्रीय संकाय यानी जो इंटरनेशनल हॉस्टल्स हैं ये सारी चीजें कैसी हैं, और अंतरराष्ट्रीय छात्रों के कितने एडमिशन क्या कैसे कहां पर हुए हैं। और यह जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है ये क्वेक्वेरली साइमंड्स द्वारा प्रकाशित की जाती है। ये टाइम्स हायर एजुकेशन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के नाम से भी जानी जाती है। अगर हम कुछ भारत के अन्य यूनिवर्सिटीज की बात करें जिन्हें क्यूएस वर्ल्ड 2022 के वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अच्छी रैंकिंग हासिल हुई है, तो 177वें स्थान पर पहले नंबर पर आईआईटी मुंबई यानी आईआईटी बॉम्बे है। वहीं दूसरे नंबर पर भारत के दृष्टिकोण से एक आईआईटी दिल्ली और तीसरे स्थान पर आईआईटी बेंगलुरु है। लेकिन वैश्विक रूप से इनकी जो रैंकिंग है 177, 185 और 186 है। ये याद रखिएगा। आप यहां पर देख रहे होंगे 395वें स्थान पर आईआईटी गुवाहाटी है और पहली बार ऐसा हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जो जेएनयू है उसको 600 रैंकिंग के अंदर जगह मिली है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अल सल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी रूप से मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। अल सल्वाडोर, देखिए बहुत सारे देश जो बिटकॉइन यानी क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने के बारे में विचार कर रहे थे, लेकिन उनके सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। एक तो सबसे बड़ी समस्या जो क्रिप्टो करेंसी है उसके फ्लक्चुएशन को लेके है। आज क्रिप्टो करेंसी का जो प्राइस है, मान लीजिए जो 1 रुपए है, तो हो सकता है कि परसों इसका जो प्राइस है वो 1 लाख भी हो जाए, 1 करोड़ भी हो जाए, या हो सकता है कि इसका प्राइस 0 भी हो जाए। तो इस फ्लक्चुएशन के कारण कोई भी कंट्री इसको अपनाने से बचना चाहती है, लेकिन अल सल्वाडोर ने कदम उठाते हुए इसको अपनी पहली लीगल टेंडर मनी के रूप में मान्यता दे दी है। और विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के अनुसार जो 2019 में अल सल्वाडोर में कुल जो रेमिटेंस आया इनको लगभग 6 बिलियन का था और इनकी जीडीपी में 5वां हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा बिटकॉइन का है। अगर हम एक नजर क्रिप्टो करेंसी के बारे में डालें तो यह एक डिजिटल परिसंपत्ति है यानी डिजिटल एसेट है, जिसे ना तो छुआ जा सकता है ना तो देखा जा सकता है। इसको केवल डिजिटल रूप में स्टोर किया जा सकता है ना। लेकिन ये सबसे बड़ी इसकी जो समस्या है ये भी है कि यह डिसेंट्रलाइज है, यानी कोई भी केंद्रीय बैंक इस पर कोई भी किसी भी प्रकार की निगरानी नहीं रख सकता है। और यह पीयर टू पीयर यानी एक व्यक्ति से एक दूसरे व्यक्ति के भरोसे के माध्यम पर यह क्रिप्टो करेंसी चलती है। और जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें जिसके जो पूरी मैनेजिंग व्यवस्था है वो माइनर्स के द्वारा देखी जाती है। माइनर्स मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इसको जो कंप्यूटर में बहुत दक्ष होते हैं, वो इसको चलाते हैं। कुछ क्रिप्टो करेंसी उनको इसकी फीस के रूप में मिलती है और वो इसका जो है संचालन करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार के बिचौले की जरूरत नहीं होती है। अभी क्रिप्टो करेंसी से संबंधित बहुत सारे ऐप भारत में भी चल रहे हैं, बहुत सारे लोग भारत में भी ट्रेडिंग इसके लिए कर ही रहे हैं। भारत में भी इसको लेकर कोई कानून है नहीं। जो हमारी अगली न्यूज है कि अरुणाचल प्रदेश में एक साथ मोनाल की 2 अलग अलग प्रजातियां देखी गई। मोनाल, देखिए एक मोनाल जो है उसकी 2 प्रजातियां हैं, एक हिमालयन मोनाल है और दूसरा जो है स्केलेटर मोनाल है। जो हिमालयन मोनाल है ये अफगानिस्तान से पूर्वोत्तर भारत में व्यापक रूप से पाया जाता है, लेकिन जो ये स्केलेटर मोनाल है ये दक्षिणी चीन और म्यांमार का जो रीजन है यहां पर जनरली देखा जाता है। और इसकी जो आयुष्यन की स्टेटस है वो इंडेंजर्ड है। अभी हाल ही में इसको जो है कोमजी लिपिक जो जगह है वहां पर 2800 मीटर की ऊंचाई पर देखा गया है। इसका अगर हम एक बार कलर आपको दिखाएं तो ये आप जो देख रहे हैं ये पूरा इंद्रधनुष के कलर में है। और ये जो है तीतर जो हमारे यहाँ पाई जाती है ये उसी के परिवार से संबंधित है। इसका जो साइंटिफिक नेम है जीनस लोफोफोरस है, जिसे फसियानिडे के नाम से भी जाना जाता है।
अगर हम एक नजर डालें अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में, तो जो पश्चिमी सियांग जिला है और पूर्वी सियांग जिला है, ये उसको विभाजित करते हुए इसको 21वें जिले का दर्जा दिया गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि वो सीएसएल और लद्दाख ने लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए एक समझौता किया है। देखिए, जो लद्दाख का हमारा रीजन है, वहां पर बहुत ज्यादा ऊंचाई होने के कारण एक तो जो इलेक्ट्रॉनिक की समस्या है, यानी इलेक्ट्रिक की जो समस्या है, वो बहुत बड़ी है। इसको देखते हुए जो सीएसएल है, ये ईईएसएल यानी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है ना। ये भारत सरकार की स्वामित्व वाली कंपनी है और इसने लद्दाख के साथ इस बात पर एमओयू साइन किया है कि हम आपको क्या करेंगे, यहां पर हरा भरा बनाने के संदर्भ में भी आपके साथ कार्य करेंगे। इसके तहत ये कई प्रकार के स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम भी लागू करेंगे। एक नजर अगर हम डालें इस परियोजना के महत्व एवं इसके उद्देश्य के बारे में, तो सीएसएल सोलर मिनी माइक्रोग्रिड सॉल्यूशंस, एनर्जी स्टोरेज बेस्ड सॉल्यूशन, एनर्जी एफिशिएंट लाइटनिंग, एफिशिएंट कुकिंग, स्टोव, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सॉल्यूशन जैसी परियोजनाओं पर कार्य करेगा। और यह लद्दाख के में बहुत ठंडे तापमान होने पर भी घरेलू उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक हीटिंग, पंप सेट, खाना पकाने के लिए स्वच्छ समाधान विकसित करेगा। और लद्दाख के लिए यह ऊर्जा की जो पहुंच होगी वो बहुत सर्वोपरि होगी। लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए यह प्रोजेक्ट जीवाश्म ईंधन को खत्म कर देगा। ठीक है, अब अगर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अभी हाल ही में विश्व बैंक ने अपना एक बार फिर से जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट है, ये रिपोर्ट जो जारी करती है, उसमें फिर से थोड़ी अपडेशन की है और यह अनुमान लगाया है कि वैश्विक स्तर पर जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है वो 5.6% से बढ़ने की उम्मीद है। और यह रिबाउंड मतलब 80 वर्षों में सबसे तेज मंदी के बाद यह गति होगी। आपको पता है, इससे पहले 1930 में और फिर 2008 में एक बार विश्व ने जो है बहुत व्यापक स्तर पर मंदी देखी थी, लेकिन ये अभी जो एक कोरोना काल के कारण जो ये मंदी बढ़ी है, इसमें ये सबसे तेजी से वृद्धि करके इकोनॉमी को रिकवर करने का प्रयास हो रहा है, या सारे जो देश हैं वो मिलकर वैश्विक इकोनॉमी को रिकवर कराएंगे, है ना। अगर हम एक नजर डालते हैं इसके जो ये रिपोर्ट है इसके मुख्य निष्कर्षों पर, तो इसमें कई उभरते बाजार, विकासशील अर्थव्यवस्थाएं महामारी के बाद से संकट से जूझ रही हैं और गरीबी और असमानता में बहुत बड़ा एक गैप फिर से आ गया है। और अगर इस रिपोर्ट के और आगे हम बढ़कर देखते हैं, तो 2/3 बाजार जो है विकासशील अर्थव्यवस्था में, यानी लोगों के 2022 तक जो लोगों की पर कैपिटा इनकम है उसमें जो गैप आ गया है, उस गैप की भरपाई नहीं हो पाएगी। पर कैपिटा इनकम क्या होता है कि किसी देश में हर व्यक्ति के हाथ में कितना पैसा है, इसी को कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। और प्रति व्यक्ति आय में क्या समस्या है कि इसको जो है कुल जनसंख्या से डिवाइड कर दिया जाता है, और कुल जनसंख्या से डिवाइड करने पर जो जीडीपी को कुल संख्या से जब डिवाइड कर जाता है, तो जो पूरा मानक निकलता है उसी को पर कैपिटा इनकम कहते हैं। और कम आय वाली अर्थव्यवस्था महामारी के प्रभाव ने गरीबी को कम करने और के लिए जो सरकारें कदम उठा रही थी उसको उलट दिया है और असुरक्षा को बढ़ा दिया है। बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता, महामारी प्रतिबंधों में ढील के कारण 2021 में अमेरिकी विकास दर 8% रहने का अनुमान है। वहीं जो चीनी प्रतिशत दर होगी वो 5% के दर से बढ़ेगी। उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को 2021 में 6% तक विस्तार होगा। और चीन के अलावा विकासशील देशों में रिबाउंड की जो उम्मीद है वो 4% से होने की उम्मीद है। अगर इस रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें देखें, तो इसने यह कहा है कि जो कम आय वाले देश हैं उनमें वैक्सीन वितरण, ऋण राहत में तेजी लाने के लिए वैश्विक स्तर पर समन्वित प्रयास होने चाहिए। और स्वास्थ्य संकट कम होने के बाद नीति निर्माताओं को महामारी के स्थायी प्रभाव से संबोधित करना चाहिए और हरित, लचीला और समावेशी विकास के लिए कदम उठाने चाहिए। अगर हम एक नजर डालें वर्ल्ड बैंक के बारे में, तो यह जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। यह लोन और ग्रांट प्रोवाइड कराती है जो लोअर या मिडिल इनकम वाली कंट्रीज हैं उनको, ताकि वो अपने देश में अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुनिश्चित कर सके। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में की गई, अभी इसको 76 साल हो चुके हैं। और इसकी जो पेरेंट बॉडी है वो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ठीक है, याद रखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अनूप चंद्र पांडे भारत के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। अभी उत्तर प्रदेश कैडर के 1984 के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं और इन्हें 3 वर्षों तक चुनाव आयुक्त के रूप में काम करने का मौका दिया गया है। ये फरवरी 2024 को सेवानिवृत्त होंगे। उन्हें पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा की सेवानिवृत्ति के बाद इस पद पर नियुक्त किया गया है।
आइए एक नजर डालते हैं चुनाव आयुक्त के बारे में या चुनाव आयोग के बारे में। देखिए, चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। यह भारत संघ और राज्य चुनाव की प्रक्रियाओं का प्रबंधन कराता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो पंचायत के चुनाव होते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, और जो राज्य में विधानसभा के चुनाव होते हैं उसे भी चुनाव आयोग ही कराता है, यानी भारत का चुनाव आयोग कराता है, राज्य चुनाव आयोग नहीं कराता है। ठीक है, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई। यह इसका जो उल्लेख है वो हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 के तहत हुई है, रखी गई है कि भारत का एक चुनाव आयोग होगा। यह लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव भी करवाता है। इसका पंचायतों और नगर पालिकाओं चुनाव से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि यहां पर जो काम करती है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में देखें तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 साल के निश्चित कार्यकाल के लिए की जाती है, और या 6 साल पूरा हो जाए या 65 साल की उम्र पूरी हो जाए, है ना। इनके पास वही दर्जा वेतन भत्ते होते हैं जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पास होते हैं। तो आज हमारे करंट अफेयर के सीरीज में बस इतना ही। आप सभी को एग्जाम डोज की यह सीरीज कैसी लगी हमें अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।